आइए जी, तो रिवीजन कर रहे हैं इनकम अंडर हेड सैलरी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसका चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग मतलब कि चार्जेबिलिटी की कंडीशन। कोई भी कमाई सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करें कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो इनकम का हेड सैलरी है। अगला चीज, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे जहाँ पे कि सैलरी दूसरे हेड में जा रही है, जैसे कि एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है उसका हेड आईओएस है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी मिलती है उसका हेड बीएनपी। अरे ध्यान रखना। अगला सेक्शन 15 आता था। एक पीवाई में आपको 3 टाइप की सैलरी पे टैक्स देना होता है। फर्स्ट इज नोन एज ड्यू सैलरी, एडवांस सैलरी और अरियर ऑफ सैलरी। ड्यू सैलरी का मतलब होता है प्रीवियस ईयर में जितनी सैलरी आपने कमाई है। एडवांस का मतलब होता है आने वाले साल की सैलरी जो इस साल रिसीव हुई। साल की इस साल रिसीव हुई है, ध्यान रखना, इसका कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाती थी। और अरियर का मतलब पहले के सालों की सैलरी जो करंट पीवाई में रिसीव हो रही है पर पहले कभी टैक्स नहीं लगा है। ये होता था रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन सैलरी के कारण। याद करो, बताया था मैंने। आगे ये क्वेश्चन भी कराया था, इसका मैंने गड़बड़ करी थी, तुमने याद है मेरे को। आगे बकवास पॉइंट आता था कि सैलरी इनकम अंडर एट सैलरी में सैलरी की इनकम टैक्सेबल है। सैलरी का मतलब केवल तनख्वाह नहीं होता, सैलरी वर्ड काफी बड़ा है। सेक्शन 17(1) कहता है सैलरी में इंक्लूड होता है बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, फीस, परक्यूसिट, ग्रेचुटी, फलाना ठिकाना, तो बहुत सारी चीजें आती। आइए, सैलरी को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको। सबसे पहले जब आप अपना बेसिक पे निकालोगे तो बेसिक पे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। दो टाइप के पे स्केल होते हैं, वन इज नोन एज, अदर इज नोन एज। तो दोनों की कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई थी, बहुत ध्यान से करना। मेन कैलकुलेशन ग्रेडेड में करनी होती। आगे बढ़े। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कट के आएगा, कट के आएगा क्या, कट के आता ही है, तो आपकी तनख्वाह से टीडीएस अगर कट के आता है तो आप उस सैलरी को भी अपने आईटीआर में शो करोगे। ये यूनिवर्सल रूल है। अगर कमाई से टीडीएस कट के आ गया तो क्या उस कमाई को अपनी टोटल इनकम में जोड़ना है वापस से? हाँ, जोड़ना है। कितने रुपए से जोड़ना है? ग्रॉस अमाउंट से जोड़ना है। व्हाट इज ग्रॉस अमाउंट? जितना कमाया था, 100 रुपए कमाए, 10 रुपया टीडीएस कट गया तो 90 नहीं जोड़ना है, पूरा 100 जोड़ना है। तो सर 100 पे डबल टैक्स नहीं लग जाएगा? टीडीएस तो काट लिया उन्होंने पहले ही। तो जवाब है जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसमें से 10 रुपए आपका फाइनली क्या हो जाता है? सेट ऑफ। तो ये रूल ध्यान रखना, हर जगह काम आता था ये। फोरगोन ऑफ सैलरी अगर आप करते हो तो इस पे टैक्स लगेगा, पर सरेंडर ऑफ सैलरी करोगे तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद पूरा हेड डिवाइड हुआ था 3-4 कैटेगरी में। सबसे पहले आते थे अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी। तो नौकरी करते वक्त जो भी अलाउंस आपको मिलेंगे उसमें पहला पड़ाव था, बोलिए क्या नाम है उसका? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। मेन नाम बहुत से इसमें, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस वगैरह वगैरह, ये सब फुल्ली टैक्सेबल हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ध्यान रखने वाली बात थी। आगे चलते थे। सेकेंड कैटेगरी, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। कौन से अलाउंस है बोलो? इसमें दो कैटेगरी होती थी, 10(14)(1), 10(14)(2। 10(14)(1) में बोला गया था ऐसे 6 अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं जितना आप खर्च कर देते हो, खर्चे तक एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ पैसा टैक्सेबल है। उसमें नाम थे आपके सामने, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, डेली हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म। रट के रखना है 6 के 6। इसके अलावा और कोई नहीं है खर्चे तक एग्जाम, ये 6 ही है केवल। इसके अंदर ट्रेवलिंग, कन्वेंस और डेली अलाउंस का एग्जामिशन डिफॉल्ट रिजिम में मिलेगा, बाकी तीनों का नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े थे, फिर आए थे 10(14)(2। ऐसे कुछ अलाउंसेस जो कि एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट हुआ करते थे। इसमें मेन आ जाते थे। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, सबको याद होगा मेरे ख्याल से, एग्जाम्प्ट है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। फिर हॉस्टल का
300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तीसरा, अंडरग्राउंड 800 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दिया गया, वो ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए, तो एग्जामिशन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव का 70% और 10,000 रुपये महीना, विच एवर इज लेस। ठीक है। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिला, ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए। बोलो किसके लिए दिया जाता है, बोलो। ट्रीटमेंट सुन लेना, गड़बड़ मत करना। नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, ऊपर है। हैंडीकैप को मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है 3200 पर मंथ तक। क्लियर है। और डिफॉल्ट रेजिम वाले ये सारे जो नोटिफाइड अलाउंस है उनमें शायद ये एक ही अलाउंस है जिसकी छूट ले सकते हैं। यस और नो, ये ध्यान रखना। इसने हाईलाइट कर भी रखा है, खैर ये ध्यान रख लेना। बाकी सब फर्जी थे, उसको मिलते थे, किसको, जवानों को। तो ये मेरे काम के नहीं होते थे, लिखाए तो थे मैंने, पर ठीक है। सबका बाप आता था अलाउंसेस में, और वो क्या होता था, हाउस रेंट अलाउंस। इसके बिना तो सैलरी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो एचआरए का पैसा एग्जेम्प्ट होता है एचआरए का पैसा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1013A में, और एग्जामिशन इज है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबको याद होगा मेरे ख्याल से, बोल दीजिए सब एक साथ अब। एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। 50% यूज करना मेट्रो सिटी में, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहां पे अभी आईपीएल जीता है KKR। चलिए, ये बोला इसलिए मैंने ताकि लोगों को लगे लेटेस्ट है, अपडेटेड करना पड़ता। सैलरी में क्या क्या जोड़ना है ये बड़ा ध्यान से सुन लेना। एचआरए की सैलरी में 3 चीजें जोड़नी है। पहली चीज, दूसरी चीज डीए कंडीशनल वाला केवल, और कमीशन ऑन टर्नओवर। ज्यादातर यही होता था सैलरी। आगे आगे फिर मैंने बताया था एचआरए का एग्जामिशन टेक्निकली डिपेंड हो गया किस किस चीजों पर। फैक्टर्स थे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड, सैलरी, लोकेशन ऑफ द हाउस। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज पीवाई में होता है तो आपको एग्जामिशन पूरे साल का एक साथ नहीं निकालना, मंथली, वो पार्ट ऑफ द मंथ क्वेश्चन भी करा था इसका अपन ने, वो टुकड़े टुकड़े करके निकालना है। आगे आ जाओ। डिफॉल्ट रेजिम वाले नहीं ले सकते एचआरए की एग्जामिशन, ठीक है सबको। फिर कुछ अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट होते थे, ये भी केवल ऑप्शनल रेजिम में होते थे, वो हाई कोर्ट जजेस के वगैरह के फर्जी चीज थी। चलिए आगे चलते। अगला टॉपिक आता था अलाउंस के बाद, क्या था ये, परक्यूसिट्स। सुविधाएं जो आपको नौकरी के दौरान मिलेगी उसकी वैल्यू पे आपको टैक्स देना है। वैल्यू केवल उन्हीं सुविधाओं की निकालना जो कि टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट सुविधाओं की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एक और चीज थी, ये चलाओ ना रे यार, बोला उसको, साले पैसे दिए नहीं दिए तुमने। हाँ जी, अब सुनिए। तो परक्यूसिट के अंदर एक और बात थी, अगर कोई खर्चा तुम्हें ऑफिशियल ड्यूटीज के चक्कर में दिया जाता है तो उसे कभी भी परक्यूसिट नहीं मानना है। आइए फटाफट से कुछ बातें चालू करी। सबसे पहले टेलीफोन फैसिलिटी अगर आपको दी गई है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसका उल्टा था टेलीफोन अलाउंस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल है। अगला आता था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी भी सबको याद होगा मेरे ख्याल से, कहाँ पे इलाज होता है इसको देख के जज करना है। अगर इलाज एम्प्लॉयर के अस्पताल में होता है
एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट अस्पताल में होता है, एग्जेम्प्ट है। अदर अस्पताल में फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है हॉस्पिटल कौन सा है तो प्राइवेट ही मानना, ये भी बात हो चुकी थी। इसके बाद प्रिस्क्राइब डिजीजेस का इलाज अप्रूव्ड अस्पतालों में सुविधा मिलती है, एग्जेम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है। अब्रॉड ट्रीटमेंट का याद करिए, केवल दो लोगों को कंसिडर करना, एक तो पेशेंट और एक वन अटेंडेंट। इसमें अब रूल क्या था, पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा बॉस ने करा, एग्जेम्प्ट है आरबीआई की लिमिट तक। स्टे का खर्चा पेशेंट और अटेंडेंट के लिए एम्प्लॉयर ने करा, एग्जेम्प्ट है आरबीआई की लिमिट तक। और ट्रेवलिंग का खर्चा पेशेंट और वन अटेंडेंट का पूरा एग्जेम्प्ट है अगर जीटीआई 2 लाख या उससे कम है, और पूरा टैक्सेबल है अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा आ जाती है। चलिए आगे, फैमिली में आते हैं कौन कौन, तो जवाब है स्पाउस और चिल्ड्रन, और आते हैं पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट वाले। ध्यान रख लेना, ये कोविड वाला नोटिफिकेशन ठीक है, किसी काम का है नहीं, अब तो लिखा रखा है मैंने तो, खैर आप पढ़ लेना। आइए अगली सुविधा आती थी बेटा 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या है सुविधा बोलिए, लीव ट्रेवल कंसेशन, घूमने के लिए मिली गई सुविधा। ये सुविधा आपके ट्रेवल के खर्चों को एग्जम्पशन देती है, पर केवल तभी देगी जब आप लीव के लिए इंडिया में किसी जगह जाएंगे, ये ध्यान रखना। एग्जम्पशन बड़ी सीधी थी, अगर बाय एयर ट्रेवल करते हो तो इकोनॉमी क्लास फेयर जितना भाड़ा एग्जेम्प्ट है। अदर देन एयर करते हो तो ये सोचना कि वहां पे रेल जाती है कि नहीं जाती है। जाती है तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर जितना एग्जम्पशन, नहीं जाती है तो क्या वहां पे आरटीएस है या नहीं है। आरटीएस मतलब अगर आरटीएस है तब तो डिलक्स क्लास फेयर जितना एग्जम्पशन है, और नहीं है तो उतनी ही दूरी का रेल का भाड़ा एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ता हूं, आगे यहां पे फैमिली का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था। फैमिली में वही है लोग जो मेडिकल में थे, यानी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट वाले, इन्हीं का ट्रेवलिंग एग्जेम्प्ट होगा। या तो छुट्टी मनाने आप जाओ या फैमिली जाए, पर यहाँ पे फैमिली में बच्चों का खेल था। खेल याद होगा सबको, अगर बच्चे 110, 98 के पहले के आइटम हैं तो सारे बच्चे परिवार में आएंगे। ऑन और आफ्टर 110, 98 के बाद के बच्चे में 2 ही परिवार में आएंगे, बाकी फैमिली नहीं है। अगर सिंगल चाइल्ड के बाद मल्टीपल चाइल्ड बॉर्न हुए तो सिंगल मानना है, और मल्टीपल के बाद सिंगल हुए तो नॉर्मल काउंटिंग करनी है। ये ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन तो खैर अपन ने सबके करे हुए थे। और एक और चीज थी, केवल यहाँ पे ट्रेवलिंग एग्जेम्प्ट है, अगर स्टे और ट्यूरिंग के लिए बॉस कोई खर्चा करता है छुट्टी में तो वो फुल्ली टैक्सेबल। आगे आइए, सबसे खतरनाक सुविधा अमेंडमेंट के साथ आई थी, है क्या नाम है सुविधा का, अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो सुनिए अब ध्यान से, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस सुविधा की वैल्यू होगी लाइसेंस फी। अगर आप अदर कर्मचारी हैं तो वैल्यू डिपेंड करेगी मकान ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि रेंट पे लेके दिया है बॉस ने। मकान ओन्ड वाला है तो पॉपुलेशन का सिस्टम देखना है, अमेंडमेंट हुआ था इसमें, क्या था केस बताते जाइए फटाफट से। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, 40 अप टू 15 लाख है ना, 0 से 15 लाख के बीच में है, तब तो वैल्यू ऑफ रिक्विजिट 5% ऑफ सैलरी है। 15 से ज्यादा है, 40 लाख तक है, सैलरी का 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो सैलरी का 10%। अगर रेंट पे लेके दिया है बॉस ने मकान तो फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और व्हिचएवर इज लेस को वैल्यू ऑफ रिक्विजिट बोलेंगे। होटल में हर एम्प्लॉयर के, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, वैल्यू इज इक्वल टू रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 24% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लेस। यहाँ पे सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सैलरी में आता है, बोल दीजिए फटाफट से,
बेसिक पे प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस और सारे अदर अलाउंसेस का टैक्सेबल अमाउंट। आगे, अगर अकोमोडेशन फर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड की वैल्यू में फर्नीचर की वैल्यू और ऐड कर देना। फर्नीचर की वैल्यू सबको निकालना आती है, बोल दीजिए जल्दी जल्दी कैसे निकलती है। ओन्ड बाय है तो कॉस्ट का 10%, अन्यथा रेंट पे। ठीक है। कंसेशनल फैसिलिटी कोई सी भी हो तो उसकी वैल्यू बड़ी सीधी है। व्हाट इज कंसेशनल? ऐसी सुविधा जिसके एवज में एम्प्लॉयर आपसे कुछ रुपए चार्ज कर लेता है, उसे कंसेशनल कहते हैं। और उसकी वैल्यू होती है फ्री की वैल्यू माइनस आपने जितना प्री पे करा है बॉस। एग्जाम्पशन सुन लीजिए इसकी। अगर होटल में सुविधा दी गई है तो वो एग्जेम्प्ट है अगर वो ट्रांसफर के कारण दी गई है। और कितने दिन तक के लिए एग्जाम्पशन है? 15 दिन। और इसी तरह से ट्रांसफर के कारण डबल अकोमोडेशन फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट है अप टू 90 डेज। एक अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट है, 90 डेज के बाद दोनों अकोमोडेशन टैक्सेबल। आइए, अब छोटी छोटी सुविधाएं आती थी। इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा की वैल्यू इज इक्वल टू होती थी क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना ब्याज के लोन दे दिया बॉस ने तो सुविधा की वैल्यू होती थी उस लोन पर एसबीआई की रेट से इंटरेस्ट निकाल लीजिए। वो जो इंटरेस्ट आएगा वही सुविधा की क्या है? वैल्यू है। कौन से दिन की रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ पीवाई, उस दिन की रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो लोन की तो फिर आपको ये इंटरेस्ट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस होता है, क्या होता है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन था इसका भी करा हुआ था, याद है। एग्जाम्पशन सुनिए सुविधा में। अगर लोन छोटा मोटा है, कितने रुपए तक का? 20,000 या उससे कम टोटल एग्रीगेट में, तो आपको ये सुविधा एग्जाम्पशन दे देंगे। और इसी तरह से अगर लोन स्पेसिफाइड डिजीजेस का क्या कराने के लिए मिला है? बोलो क्या कराने के लिए मिला है भाई? इलाज कराने के लिए, तो भी ये सुविधा आपके लिए पूरी तरह से क्या है? एग्जेम्प्ट है। आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। खाने पे आ जाओ, अभी खाना खाओगे भी आप। खाने की सुविधा की वैल्यू है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। और इसकी एग्जाम्पशन तो याद होगी। ऑफिस आवर में अगर खाना मिलता है तो एग्जाम्पशन है अगर कॉस्ट पर मील 50 से ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं दिया जाए तो साल में 300 मील अज्यूम करके कैलकुलेशन करनी है। और ऑफिस आवर में चाय नाश्ता अगर मिलता है तो वो पूरा का पूरा ही क्या है? एग्जेम्प्ट। इसमें एक बात और लिखाई थी मैंने, ये डिफॉल्ट रेजिम वालों को ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखना है ना, ये वाली सुविधा की एग्जाम्पशन डिफॉल्ट रेजिम वालों को नहीं मिलेगी। गिफ्ट, याद आ गया? गिफ्ट का मतलब फ्री में अगर बॉस आपको कुछ दे देता है तो वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। और गिफ्ट में एक एग्जाम्पशन है, बोल दो क्या है? अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 5,000 है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5,000 से ज्यादा होती ही फुल्ली टैक्सेबल करता, ध्यान रखना। अगला, मोबाइल एसेट यूज करने के लिए अगर आपका बॉस आपको देता है तो उसमें वही फर्नीचर वाला लॉ है। अगर ओन्ड वाला है तो कॉस्ट का 10%, किराए पे लेके दिया है तो रेंट पेड। यहाँ पे एक एग्जाम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप होली एग्जेप्ट। बोलो क्या है बेटा? होली एग्जेप्ट। ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट में डेप्रिसिएशन वाला लॉ लगता है, सबको पता होगा। अगर ट्रांसफर्ड एसेट का नाम क्या है? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना, क्या रेट से? 50% WDV। और कितने टाइम का? जितने टाइम ऑनरशिप है बॉस के पास, कंप्लीटेड ईयर ऑफ ऑनरशिप। केवल कौन सी चाहिए? कंप्लीटेड। कार के केस में डेप्रिसिएशन की रेट 20% WDV हो जाएगी। अदर एसेट में ये 10% SLM हो जाएगी। ये डेप्रिसिएशन घटा के नंबर आएगा, उसमें से आपने जितना पे करा वो घटा देना, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस फुल्ली टैक्सेबल है, जितना पैसा बॉस खर्च करेगा पूरा टैक्सेबल। पर अगर ये कार्ड ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है।
क्लब फैसिलिटी, जितना पैसा बॉस खर्च करता है वही वैल्यू है, पर इसमें एग्जाम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये मेंबरशिप किस पर्पस के लिए दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है, और ये सबसे बड़ी काम की थी। अगर कॉरपोरेट मेंबरशिप है क्लब की एम्प्लॉयर के पास तो ये फैसिलिटी आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, इनिशियल फी जो दी है। और इसी तरह से अगर कोई हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब है एम्प्लॉयर के जो यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉय बराबर यूज करते हैं तो ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ये तो 10 बार अभी आएगी, अभी भी बात आ गई आपके सामने। क्या ये सुविधा स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप में जो शेयर आपको मिले, याद हो गए तो अभी 10 बार बात करी। इसकी वैल्यू होती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा, नहीं तो वो टेबल आपके सामने थी, याद है? कुछ टेबल का आइडिया दे देता हूँ, खासकर इक्विटी शेयर में काम आता था। लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो एक एक्सचेंज में है कि एक से ज्यादा में है, याद करो टेबल देखो सब। अगर एक एक्सचेंज में है तो जिस दिन एफएमवी निकाल रहे हैं उस दिन ट्रेडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? ट्रेडिंग हुई थी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नहीं हुई थी तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस। एक से ज्यादा एक्सचेंज थे तो आपको एक एक्सचेंज चुनना है, कौन सा चुनोगे? जिसका उस दिन का टर्नओवर ज्यादा था, ठीक है। फिर आते थे लास्ट कैटेगरी ऑफ परक्विजिट, ऐसी सुविधाएं जो केवल उन एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती थी जो स्पेसिफाइड हैं। इसमें पहला नाम, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहते हैं? पहला नाम ऐसे एम्प्लॉय जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। नंबर 2 ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास कंपनी का एसआई है, दैट इज कितना परसेंट शेयर? इक्विटी शेयर है ना, ध्यान रखना, हर कोई से शेयर नहीं चाहिए। और फर्स्ट सेकंड की 12 बजा देता था थर्ड पॉइंट आकर, और वो कहता था जो लोग फर्स्ट सेकंड में नहीं आते वो भी स्पेसिफाइड है अगर उनकी सैलरी हेड की चार्जेबल इनकम कितने से ज्यादा है? 50,000 मॉनेटरी वाली, जो मॉनेटरी वाली। आगे इन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए जो सुविधाएं टैक्सेबल थी उनमें सबसे बड़ी सुविधा थी कार फैसिलिटी। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, कार के 4 केस थे। आपके पास खुद का 2 व्हीलर है, चलाने का खर्चा बॉस देता है, केस 1। इसमें हर जगह ध्यान रखना, अगर गाड़ी ऑफिस के कामों में काम आती है तो वैल्यू इज 0। बोलो यार, क्या यार साला मेरे को याद करना है क्या यार? मेरे को तो याद है ये सब चीजें, थोड़ा तो पार्टिसिपेशन दिखा दो। 24 घंटे रोतलिया मुंह बना के बैठे रहते हो बस, साला वीडियो ऑनलाइन चले जाएगा पब्लिक में, शक्लें तो अच्छी बना लो। हाँ, तो अगर गाड़ी ऑफिशियल काम आएगी तो वैल्यू 0 है, अदरवाइज वैल्यू टैक्सेबल होगा 2 केस में, केवल प्राइवेट चलाओ या दोनों जगह चलाओ। केवल प्राइवेट में गाड़ी चलाई, 2 व्हीलर वाला केस है, तो वैल्यू परक्विजिट अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, दोनों जगह चल रही है तो वैल्यू परक्विजिट अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस 900 पर मंथ। नंबर याद रट के जाना है आप। आगे आपके पास खुद की कार है और खर्चा बॉस देता है, केवल प्राइवेट चलेगी तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर वैल्यू परक्विजिट, जितना खर्चा वो कर रहा है सब आपकी इनकम। और अगर दोनों जगह चलेगी तो वैल्यू डिपेंड करेगी गाड़ी छोटी है या बड़ी है। छोटी मतलब 1600 सीसी तक की, बड़ी मतलब, तो छोटी गाड़ी की वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने? अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ, और बड़ी की 2400 पर मंथ। ड्राइवर के हर केस में 900 रुपए एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। अगला केस, गाड़ी भी बॉस की, खर्चा भी बॉस का। इसमें फिर प्राइवेट पर्पस में गाड़ी चलेगी तो यहाँ पे 2 सुविधा हो जाएगी, गाड़ी भी मिल गई, खर्चा भी मिल गया। तो गाड़ी की वैल्यू वही मोबाइल एसेट वाला लो, बताओ या तो क्या है, या फिर गाड़ी क्या है? रेंटेड, तो वैल्यू क्या? और रेंट पे लेके दी तो रेंट, और खर्चा जो भी करा वो भी जोड़ लेना आप रनिंग एक्सपेंस। पार्टली वाले केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड सिचुएशन में नंबर माइनस हुआ वो इधर इनकम है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट फिक्स है यहाँ पर। बोलिए, छोटी गाड़ी की वैल्यू और बड़े की वैल्यू, ठीक है, और ड्राइवर के तो 900 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। और लास्ट केस, गाड़ी बॉस की, खर्चा आप कर लेना। तो यहाँ पे प्राइवेट पर कोई ओन्ड वाला और रेंटेड वाला केस हो गया।
और दोनों जगह गाड़ी चल, देखो छोटी गाड़ी की इनकम कितनी है और बड़ी की इनकम, थर्ड फोर्थ में इनकम फिक्स है, ध्यान रखना पार्टी वाले। आगे, अगर एक से ज्यादा कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी और सबका यूज आपने बोथ पर्पस में करा, तो लॉ कहता है एक ही गाड़ी को प्राइटली यानी पार्टली पार्टली मानेंगे, बाकी सारी गाड़ी का वैल्यू ऑफ परक्यूसिट एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस में यूज मान के निकालना है। और एक और चीज थी, शायद मैंने बताया नहीं बताया, मैं बता देता हूं। अगर कोई गाड़ी आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए दी गई है, क्या पता मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसको ऑफिशियल पर्पस मानना है। क्या मानना है बताओ? बाकी तो बकवास आती थी फिर। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की वैल्यू अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में दो केसेस थे, अगर सोर्सेस से बॉस देता है तो कॉस्ट, आउटसाइड से देता है तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। ये काम का वापस ये एजुकेशन, यहाँ पे दो केस थे। अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में देता है तो क्या, अदर में देता है तो के इंस्टीट्यूशन में देता है तो बताइए वैल्यू क्या थी, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन। अदर में देता है तो दो केस, पैसा खर्च होगा या पैसा खर्च नहीं होगा, नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन ही है वैल्यू। एग्जामिशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए दी जाती है और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा नहीं आती है, तो ये सुविधा पूर्णतः आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। नोट करें, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1500 पर मंथ आती है और एम्प्लॉय वापस से सुविधा के लिए 800 रुपए दे देता है, तो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट 1500 माइनस 800 होगा। क्वेश्चन में आया था, मेरे को याद आ रहा है। तो 700 रुपया है, वो भी एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल अमाउंट देखना है आपको। ये केस लो भी बताया था मैंने, डीपीएस का केस लो था, दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जहां तक याद आता है। लास्ट और फाइनल इस केस की सुविधा थी, क्या थी ये सुविधा? वो टिकट रेलवे वालों को जो मिलती है, वो फ्री कंसेशनल टिकट। तो अगर ऐसी सुविधा आपको मिलती है तो वैल्यू इज इक्वल टू होगी जितने में ये सुविधा एम्प्लॉयर आम जनता को देता है, वही आपके लिए सुविधा की वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान रखना, और रेलवे को ये सुविधा अगर मिलेगी तो टैक्सेबिलिटी नहीं है। इसमें नोट कर लेना आप ध्यान से। सामान्यतः ये 5 सुविधाएं केवल स्पेसिफाइड के लिए ही टैक्सेबल है, बाकी के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि हर बंदा क्या बन जाता है, स्पेसिफाइड ड्यू टू पॉइंट नंबर कौन सा, 3। क्लास में कितना बात करा था अपन, पर फिर भी अगर ये सुविधाएं किसी भी एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट के थ्रू मिलती है, किसके थ्रू मिलती है बताओ, तो फिर ये सुविधा सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ये नोट करना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में उलझाया था हमारे को इसमें। एक और चीज, जहां पे भी फैमिली वर्ड आया जिन सुविधाओं में, वहां पे तो फैमिली काम आ जाएगी। बाकी हर सुविधाओं में जो वर्ड खेलेंगे वो कौन सा है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई सुविधा एम्प्लॉय को मिले तो भी सेम ट्रीटमेंट, और एम्प्लॉय की जगह उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिले तो भी सेम ही ट्रीटमेंट करना। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिली सुविधा भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कौन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अगला, ऐसी सुविधा जो और कहीं नहीं आती, उसकी वैल्यू फिर आप फुल्ली टैक्सेबल मानना, और उसका वैल्यू हो जाएगा अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। और एक और चीज थी, अगर एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी है तो वो सुविधा आपके लिए तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट है। कर रहा हूं मैं 2 पार्ट कर देता हूं। एक तो अभी मैं रिटायरमेंट तक अभी खत्म कर रहा हूं, कल वो पीएफ वाला हिस्सा सेकंड पार्ट पे देख लेंगे। तो आइए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट क्या था बोलो, सबको याद है? पेंशन 2 टाइप की होती है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब लमसम, अनकम्यूटेड मतलब मंथली। मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है सभी के लिए, और कम्यूटेड एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट के लिए तो पूरी, और बाकी के लिए डिपेंड करता है ग्रेचुटी मिली के नहीं। अगर ग्रेचुटी मिली एग्जम्पशन होगी। फॉर्मूला आपको तो बोलो जल्दी से, अमाउंट रिसीव अपॉन परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड का 1/3।
मिली तो 1/3 करना, नहीं मिली तो हाफ कर दे। याद हो गया तो सब। इसके बाद मैंने बोला था शहीदों को जो पेंशन मिलती है उनकी विधवाओं वगैरह को, उनके लिए कुछ एग्जाम्पशन थी जो मैंने आपको लिखवाई थी, वो भी आप देख लेना। आगे आ जाओ, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या नाम है इसका, ग्रेचुइटी। अगर अगर ग्रेचुइटी सरकारी कर्मचारी को मिलती है पूरी एग्जेम्प्ट है, अदर को मिलती है, यार ये तो याद होगा, बेसिक तो बहुत काम का था। अदर को मिलती है तो दो केस थे, एक्ट अप्लाई, एक्ट नॉट अप्लाई, एक्ट 1972 वाला है ना। अगर एक्ट अप्लाई होता है तो एग्जामिशन थी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख रुपए 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ऑन 2 completed year of service or part thereof in excess of 6 month। यहाँ पे ध्यान रखना कि वो क्या रहा था, पार्ट देयर ऑफ का मतलब आता है ना आपको, यानी कि 26 साल 7 महीने नौकरी करी तो 27 साल लिख रहा है। 6 महीने से 6 महीने या पीछे वो तो पीछे ले जाना वरना आगे ले जाना। सैलरी में यहाँ पे जोड़ना बेसिक और डीए ऑलवेज। अगर एक्ट कवर्ड नहीं है तो एग्जामिशन है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख रुपए और 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी इनटू, बताइए जल्दी क्या, ईयर ऑफ सर्विस ओनली। एवरेज निकालने के लिए कितने महीने की सैलरी का एवरेज करना है, 10 महीने। जिस महीने रिटायर हुए उससे पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज। सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, वही घिसा बेटा एचआरए वाला, बोलो अब जल्दी क्या है, डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। आगे मैंने क्या बताया था, कुछ नोट लिखे थे मैंने, नौकरी के दौरान ही उठा ली, ड्यूरिंग द सर्विस फुली टैक्सेबल। नंबर 2, अगर ग्रेचुटी 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से एक ही पीवाई में रिसीव हुई है तो भी आपका अमाउंट 20 लाख ही रखना, 40 लाख मत कर देना वाला अमाउंट मैक्सिमम। और लास्ट पॉइंट याद है किसी को क्या था वो, अगर ग्रेचुटी पहले किसी पीवाई में मिली और एग्जामिशन ले ली, बाद में और मिली किसी से, तो अगली बार जब एग्जामिशन निकालो तो 20 लाख रुपए में से, अब तो बोल दो, ऑलरेडी एग्जाम्ड अमाउंट लेस करके कैलकुलेशन करना। आगे बढ़ जाओ, ये लास्ट था वैसे, नहीं कि इंपॉर्टेंट तो ये लास्ट है। अगला आपके सामने इनकैशमेंट, क्या है बोलो यार, क्या है ये, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है अमाउंट और बाकी के लिए 4 में से कम। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 25 लाख, 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, और लास्ट था अर्न लीव इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी यहाँ पे भी 10 ही महीने का निकलेगा, पर फर्क था जिस दिन रिटायर हुए उसके ठीक पिछले 10 महीने का एवरेज चाहिए, जबकि वहां पे जिस महीने रिटायर हुए उसके पिछले 10 महीने, तो थोड़ा सा डिफरेंस। आगे बढ़ो, और क्या था, सैलरी में वही घिसा बेटा, बेसिक, एचआरए, डीए कंडीशनल, और एक और चीज था, अर्न लीव कैसे निकलेगा। तो अर्न लीव निकालने के लिए आपको 2 डेटा चाहिए। एक तो क्या चाहिए बताइए, कितने समय का चाहिए, ड्यूरिंग द सर्विस, 20 साल नौकरी करी तो 20 सालों में कितनी छुट्टी मिली माइनस कितनी छुट्टियां ले ली, ये आपका अर्न लीव है। पर ये अवेलेबल लीव बॉस वाला नहीं चाहिए, ये इनकम टैक्स के हिसाब से चाहिए, जो मैक्सिमम बोल दो अब तो कितना हो सकता है, डेज में निकालो तो 30 डेज इन ए ईयर, और मंथ में निकालो तो 1 मंथ पर ईयर ऑफ सर्विस। बहुत काम आते थे वो, एम्प्लॉयर वाला भी डेटा काम आता था, क्वेश्चन में अपन ने देखा था। आगे बाकी सारे पॉइंट ग्रेचुटी वाले यहाँ पे भी लगेंगे, जो 3 पॉइंट आपने नोट के लिखे हुए थे। बाकी 2 तो ये फर्जी थे, एक का नाम था रिट्रेंचमेंट और एक का नाम क्या था, वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 1010D में एग्जाम्प्ट है और एग्जामिशन होती थी 3 में से कम। बोलिए पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख रुपए, और तीसरा अमाउंट ग्रेचुटी जैसे ही था 15/26 इंटू क्या, ये कितने महीने का एवरेज है, 3 महीने का, और वही कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा ही नहीं है आज तक, एक बार आया शायद जहां तक याद है पुराने कोर्स में। आगे आता था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, 1010C में एग्जामिशन थी, और इसकी एग्जामिशन थी सबसे कम, 4 में से सबसे कम। बोलो पहला अमाउंट क्या है, दूसरा, तीसरा है 3 महीना मल्टीप्लाई बाय
मतलब क्या है, तीसरा समय आ गया, जितना ईयर ऑफ सर्विस है उसको 3 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई कर। और चौथा है कितने महीने पहले रिटायरमेंट लिया वो निकालो और उसको आपकी लास्ट सैलरी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सैलरी का मतलब होता था वही घिसा बेटा, बोल दो क्या क्या, बेसिक पे, डीए कंडीशनल और कमीशन ऑन टर्न। ये बेसिकली सारे रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट थे। और मेन लास्ट पड़ाव क्या चलता था फिर आपका, पीएफ, जो हम हमारे सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे।